बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एंटी टेस्ट क्लास। आई एम योर मैथ टीचर प्रोफेसर शाहिद बशीर। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम जो टॉपिक्स कवर करने जा रहे हैं वो हमारी सेकेंड ईयर की बुक में 2.1 से 2.4 तक बिलोंग करते हैं और टॉपिक है डिफ्रेंशिएशन का। तो चले आए बोर्ड की तरफ चलते हैं और डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। जी स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम देखते हैं कि फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता है। स्टूडेंट्स, किसी भी फंक्शन का जो डेरिवेटिव है बाय डेफिनेशन वो लिमिट है, प्रोवाइडेड कि वो लिमिट एग्जिस्ट करती हो। तो देखिए आपके सामने मैंने एक फंक्शन एज्यूम किया जिसका कर्व c से डिनोट किया गया है। इस फंक्शन पर हमने एक पॉइंट लिया जिसके कोऑर्डिनेट्स x और f ऑफ x हैं। अगले स्टेप में इसका हम नेबरिंग पॉइंट लेंगे। मैथमेटिक्स में नेबरिंग पॉइंट लेने के लिए वेरिएबल पर इंक्रीमेंट्स अप्लाई किए जाते हैं, यानी कि x और यहाँ f ऑफ x पे जब इंक्रीमेंट्स आप अप्लाई करेंगे तो नेबरिंग पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बनेंगे x प्लस डेल्टा x कॉमा f ऑफ x प्लस डेल्टा x। स्टूडेंट्स, गौर कीजिए कि पॉइंट P से पॉइंट Q तक जाते हुए जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हमने कवर किया वो डेल्टा x है, यानी x के लॉन्ग जो चेंज आई है वो डेल्टा x है और जो y के लॉन्ग चेंज है वो डेल्टा y है। अगर आप इनके ऑर्डिनेट्स को गौर करें तो डेल्टा y की वैल्यू फाइंड करने के लिए ओवरऑल जो फंक्शन की हाइट है f ऑफ x प्लस डेल्टा x, उसमें से ये हाइट f ऑफ x माइनस करेंगे तो आपके पास डेल्टा y की वैल्यू आ जाएगी। लिमिट को डिफाइन करने के लिए उसके बाद हमने इसका एवरेज रेट ऑफ चेंज निकाला, यानी कि वर्टिकल डिस्टेंस को हॉरिजॉन्टल चेंज के साथ डिवाइड किया और डिवाइड करने के बाद फाइनली लिमिट अप्लाई कर दी तो हमारे पास इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज आता है जिसको हम इस फंक्शन के डेरिवेटिव से रिप्रेजेंट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपको स्लाइड पर कुछ पॉइंट्स नजर आ रहे हैं, उन पॉइंट्स पे डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले देखिए कि बताया जा रहा है कि f ऑफ x प्लस डेल्टा x इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड वैल्यू ऑफ f को रिप्रेजेंट करता है। जाहिर बात है, जब हमें फंक्शन गिवन था और उस पर हमने इंक्रीमेंट अप्लाई किया, वेरिएबल x को डेल्टा x से रिप्लेस किया तो ये चेंज को रिप्रेजेंट करेगा। ये इंक्रीज के लिए भी हो सकती है और डिक्रीज के लिए भी। जब हमने नेबरिंग पॉइंट डिफाइन किया था तो वहां पर हमने इसको इंक्रीज या डिक्रीज ही किया था और ग्राफ में आपको इंक्रीमेंट नजर आ रहा है जो इंक्रीज किया गया है। सेकेंड पॉइंट में बताया जा रहा है डेल्टा y की वैल्यू। तो मैंने आपको यहाँ क्लियर भी कर दिया कि डेल्टा y की वैल्यू इन टर्म ऑफ फंक्शंस इस तरह से डिफाइन की जाएगी, f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ x। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में एवरेज रेट ऑफ चेंज की बात की जा रही है, जहां डेल्टा y को डेल्टा x से डिवाइड कर दिया गया। तो डेल्टा y और डेल्टा x को जब डिवाइड करते हैं तो आपके पास एवरेज रेट ऑफ चेंज आता है। स्टूडेंट्स, पॉइंट P और पॉइंट Q को ज्वाइन करके जो लाइन बन रही है, इस लाइन को हम सीकेंट लाइन कहते हैं। एवरेज रेट ऑफ चेंज इस सीकेंट लाइन की स्लोप को रिप्रेजेंट करता है। ये पॉइंट याद रखिएगा, कोई भी क्वेश्चन जिसमें स्लोप ऑफ द सीकेंट लाइन पूछी जाए, फंक्शन गिवन हो, इंटरवल गिवन हो, तो आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हुए इसको फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। वहां ये बताया जा रहा है कि जब आपने एवरेज रेट ऑफ चेंज फाइंड कर लिया, उसके बाद इस पे लिमिट अप्लाई कर दी जाए। लिमिट अप्लाई करने के बाद इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज बन जाता है और आपके पास उस फंक्शन के डेरिवेटिव का आंसर आ जाता है। यहां पर एक और पॉइंट भी नोट कीजिए, जब भी हमें किसी फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है और अगर वो फंक्शन लिमिट की फॉर्म में इस एक्सप्रेशन में रिप्रेजेंट किया जा रहा है तो यहां पर लॉपिटल रूल भी एप्लीकेबल है। मतलब ये कि फंक्शन को डिफरेंशिएट करने के लिए लिमिट तो हमें वैल्यूएट करनी पड़ेगी। लिमिट को वैल्यूएट करने के लिए हमने डिफरेंट टेक्निक्स पढ़ी हैं। उनमें एक टेक्निक ये है कि अगर लिमिट पुट करके इंडिटर्मिनेट फॉर्म बनती है 0 ओवर 0 या इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी, तो हम लॉपिटल रूल अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर हमें कोई क्वेश्चन डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए आता है जो इन टर्म ऑफ लिमिट गिवन है, तो हम लॉपिटल रूल का इस्तेमाल करेंगे। आगे आने वाले एग्जाम्पल में हम इसकी प्रैक्टिस भी करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे आए, उसमें कहा जा रहा है कि इंस्टेंटेनियस रेट बाय डेरिवेटिव, ये न्यूटन और लिबनीज, ये दोनों मैथमेटिशियन ने इनको इन्वेंट किया था 17th सेंचुरी में इंडिपेंडेंटली। इसके बाद dy ओवर dx, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, dy ओवर dx जस्ट सिंबल ऑफ डेरिवेटिव नॉट क्वोशंट। हमने यहां पर ऑपरेटर d ओवर dx को अप्लाई किया y पर, ये रेशो को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। हाउएवर 3.1 एक्सरसाइज में जिस अप्रोच के साथ हम इसको प्रूफ करेंगे वहां ये फ्रैक्शनल फॉर्म भी कंसीडर हो सकती है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, डेरिवेटिव जनरलाइज फॉर्म में हमने यहां पे प्रूफ किया। डेरिवेटिव एट पॉइंट फाइंड करने के लिए लिमिट का जो फॉर्मूला इस्तेमाल होता है वो नेक्स्ट पॉइंट पे दिखाया जा रहा है, जो कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। f डैश a का फॉर्मूला बनेगा लिमिट x पुचेस टू a f ऑफ x माइनस f ऑफ a, और इसको डिवाइड किया जा रहा है x माइनस a से। बहरहाल ये भी लिमिट है, ये भी लॉपिटल रूल की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है,
तो डेरिवेटिव एट सम पॉइंट से रेलिवेंट भी अगर कोई सवाल एंट्री टेस्ट में पूछा जाता है तो आप लॉपिटल रूल का इस्तेमाल करते हुए उसको एवेल्युएट कर सकते हैं। फाइनली एंड अदर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, देखिए एप्लीकेशन से रेलिवेंट क्वेश्चन हमेशा से एंट्री टेस्ट में इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर हमें डिस्टेंस टाइम ग्राफ गिवन हो, यानी कि एक्स एक्सिस के लॉन्ग टाइम और वाई एक्सिस के लॉन्ग डिस्टेंस, तो डिस्टेंस और टाइम के फंक्शन में अगर आपको डिस्टेंस फंक्शन गिवन हो तो उसका जो फर्स्ट डेरिवेटिव है वो आपको वेलोसिटी की वैल्यू बताता है, और वेलोसिटी का भी डेरिवेटिव ले लिया जाए तो आपके पास एक्सेलरेशन की वैल्यू आती है। तो डिस्टेंस फंक्शन बताने के बाद वो ऐसे सवाल पूछ सकता है कि पार्टिकल रेस्ट पे कब आया, इसका एक्सेलरेशन पॉजिटिव कब होगा। इन तमाम सवालों का जवाब देने के लिए हम यही टेक्निक यूज करेंगे कि डिस्टेंस का फर्स्ट डेरिवेटिव वेलोसिटी, वेलोसिटी का फर्स्ट डेरिवेटिव एक्सेलरेशन, और डिस्टेंस के दो डेरिवेटिव्स जो हैं वो भी एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करेंगे। इस स्लाइड के एंड पर यही बात एक्सप्लेन की जा रही है। स्टूडेंट्स, अब आप इस एग्जांपल की तरफ देखिए, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू पाई, जिस एक्सप्रेशन पे अप्लाई हो रही है इसमें फंक्शन एफ इस्तेमाल किया गया है, और डेरिवेटिव की डेफिनेशन से अगर कंपैरिजन किया जाए तो हमने पढ़ा था कि जो फंक्शन इस्तेमाल हुआ है इसका डेरिवेटिव लेके ये पॉइंट पुट कर दें, यानी कि इसका आंसर एफ डैश पाई के इक्वल होना चाहिए बाय डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन, मतलब कि बी ऑप्शन इसके करेक्ट आंसर को रिप्रेजेंट करेगा। अगर ये लिमिट ना होती तो फिर ये एवरेज रेट ऑफ चेंज को रिप्रेजेंट करता, और क्योंकि ये डेरिवेटिव एट पॉइंट है तो एफ डैश एक्स इसका आंसर नहीं हो सकता। दूसरी बात, मैंने जो सेकंड अप्रोच आपको बताई थी कि लिमिट पुट करके अगर इनडिटरमिनेट फॉर्म बने तो लॉपिटल रूल भी इस्तेमाल किया जा सकता है। मतलब ये कि जब आप लिमिट पुट करते हैं एक्स पाई को अप्रोच कर रहा है, आप एक्स की जगह पाई पुट करते हैं तो पाई पुट करने से इसके न्यूमरेटर और इसके डिनोमिनेटर दोनों में जीरो बन रहा है। इसका मतलब है कि इसको लॉपिटल रूल से भी अप्रोच किया जा सकता है। लेकिन इस सवाल में क्योंकि कॉम्बिनेशन आसान था, हमने देखते साथ ही जज कर लिया कि ये एफ के डेरिवेटिव एट पाई को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हम इसको डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। इसी तरह से ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, थोड़ा सा इसका डिफिकल्टी लेवल हाई है और इसमें आप फंक्शन को देखकर, उसकी नेचर को देखकर ये डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि किसके डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसको सॉल्व करने के लिए हम लॉपिटल रूल का इस्तेमाल करते हैं। फंक्शन है, लिमिट है, और बाय डेफिनेशन लिमिट इफ इट एग्जिस्ट रिप्रेजेंट्स द डेरिवेटिव। तो क्या डेरिवेटिव बनता है उसको देखते हैं। सबसे पहले आप लिमिट पुट कीजिए, h जीरो को अप्रोच कर रहा है, आप h की जगह जब जीरो पुट करते हैं तो आप नोट कीजिए कि न्यूमरेटर में भी जीरो बन रहा है और डिनोमिनेटर में भी जीरो बन रहा है। इनडिटरमिनेट फॉर्म बनने की वजह से लॉपिटल रूल एप्लीकेबल हो गया। अब अप्लाई करना है। अप्लाई करने का मेथड ये है कि इसके न्यूमरेटर और इसके डिनोमिनेटर को हम डिफरेंशिएट करेंगे। किसके लिहाज से? देखें, h वेरी कर रहा है टुवर्ड्स जीरो, h को वेरिएबल कंसीडर करेंगे, x को हम एज अ कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। जब आप इस पहले फंक्शन का डेरिवेटिव लेते हैं तो इसके डेरिवेटिव में स्टूडेंट्स आप देखें कि जब डेरिवेटिव अप्लाई होगा तो एफ डैश लिख देंगे, और इनर का डेरिवेटिव क्योंकि h के लिहाज से ले रहे हैं कांस्टेंट का जीरो हो जाएगा और h का 1 हो जाएगा। जब इस एक्सप्रेशन को डिफरेंशिएट करेंगे तो f के ऊपर डैश जो है इसके फॉर्मूला को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जब इनर फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे h के लिहाज से तो इसके साथ -1 भी आएगा। लॉपिटल रूल में जब ऊपर हमने डेरिवेटिव लिया तो अगले स्टेप में हम नीचे डेरिवेटिव लेते हैं, 2h का डेरिवेटिव 2 हो जाएगा, और अब स्टेप आता है लिमिट अप्लाई करने का। जब आप लिमिट अप्लाई करेंगे तो h की जगह जीरो पुट करने से, यहाँ पे इस एक्सप्रेशन में आप देखें कि h की जगह जीरो पुट करने से दोनों ही एक्सप्रेशन f डैश x बन जाएंगे। तो f डैश x प्लस f डैश x ओवर 2 आफ्टर सिंप्लीफिकेशन विल गिव f डैश x। स्टूडेंट्स, हमने तो पढ़ा था कि f डैश x बाय डेफिनेशन होता है लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू जीरो f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ x डिवाइडेड बाय डेल्टा x। लेकिन आपने देखा कि यहां बाय डेफिनेशन लिमिट में इसकी एक और रिप्रेजेंटेशन भी हमारे सामने आई। मतलब ये हुआ कि अगर आप लॉपिटल रूल का यूज करें तो आप उसके डायरेक्ट डेरिवेटिव फंक्शन को भी अप्रोच कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं और कुछ और टॉपिक्स और एग्जांपल्स देखते हैं। जी स्टूडेंट्स, अब हम डिफरेंट नोटेशंस पे बात करते हैं। आपके सामने स्लाइड पर जो आपको नोटेशन नजर आ रही हैं, इनमें पहली नोटेशन जो है वो यूज की थी लिबनीज ने, दूसरी नोटेशन यूज की थी न्यूटन ने जिसमें एफ के ऊपर डॉट इस्तेमाल करते हैं हम, तीसरी नोटेशन जो है वो यूज की थी लेग्रांज ने जिसमें हम एफ प्राइम ऑफ एक्स का इस्तेमाल करते हैं, और चौथी नोटेशन जिसका इस्तेमाल किया था कॉशी ने, और इसमें हम डी अप्लाई करते हैं किसी भी गिवन फंक्शन पर। ये नोटेशन भी एज अ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछी जा सकती हैं, इनका याद होना भी जरूरी है। फर्दर कुछ थ्योरम्स हम डिस्कस करने लगे हैं लिमिट्स पर। डेफिनेटली जब हम डेरिवेटिव से रेलिवेंट कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उनमें जब हम बाय डेफिनेशन लिमिट से सवाल सॉल्व करते हैं और जो आंसर निकालते हैं वो थ्योरम्स बनते हैं, और थ्योरम्स को हम फिर डायरेक्ट अप्लाई करते हैं। अब ये थ्योरम्स हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले
बताया जा रहा है कि किसी भी कांस्टेंट फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो जीरो होता है। बड़ी बेसिक चीज़ है, आप सब स्टूडेंट्स इसके बारे में जानते हैं। इस बात का ख्याल रखिए कि समटाइम्स सवाल ऐसे पूछ लिया जाता है कि व्हाट विल डेरिवेटिव ऑफ साइन ए विद रिस्पेक्ट टू एक्स। वैसे हमें पता है कि साइन के डेरिवेटिव का फॉर्मूला कॉज होता है, लेकिन यहाँ कांस्टेंट है तो यहाँ हम कॉज नहीं लगाएंगे और इसका आंसर जीरो होगा, हालांकि कॉज ए भी उसके ऑप्शन में मौजूद होगा। सो बी केयरफुल अबाउट दिस कि अगर बड़ा सा एक्सप्रेशन आपके सामने लिखा हुआ है और अगर वो कांस्टेंट है तो डेफिनेटली उसका डेरिवेटिव जीरो ही होगा। इसकी सेकंड प्रॉपर्टी में जाते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी में कहा जा रहा है कि आपके पास दो फंक्शंस हैं जो ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, उन पर आपने डेरिवेटिव अप्लाई करना है। तो हम ये कर सकते हैं कि उनको सेपरेटली डिफरेंशिएट करके ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दें। स्टूडेंट्स, फर्ज करें कि आपको साइन स्क्वायर एक्स को डिफरेंशिएट करने के लिए कहा जाता है और फिर कॉस स्क्वायर एक्स को डिफरेंशिएट करने के लिए कहा जाता है, तो बजाय ये करने के कि दोनों को अलग-अलग डिफरेंशिएट करके आप प्लस करें, पहले आप प्लस कर लें। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है और उसका डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि इस प्रॉपर्टी का भी इस्तेमाल हम एज अ ट्रिक अपने सवालों में कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पावर रूल को रिप्रेजेंट कर रहा है। एंड इट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। किसी भी गिवन फंक्शन का जो कि पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है, डेरिवेटिव लेने के लिए हम पावर रूल का इस्तेमाल करते हैं। इसमें पावर को मल्टीप्लाई करके पावर में 1 लेस करते हैं अगर x के साथ क्वेश्चन हो, और अगर कोई फंक्शन गिवन हो यानी इसकी जनरलाइज्ड फॉर्म गिवन हो तो हम फर्दर डेरिवेटिव भी लेते हैं। आपको याद होना चाहिए कि एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या है, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या है। 1 ओवर एक्स को जब डिफरेंशिएट करते हैं तो -1 ओवर एक्स स्क्वायर आता है। लेकिन एक और बात भी याद रखिए, व्हाट विल बी डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्यूब, व्हाट विल बी डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब विद रिस्पेक्ट टू ln ऑफ एक्स। इन तमाम सवालों के जवाब देने के लिए आप ये टेक्निक यूज कर सकते हैं कि जो आपसे डिमांड किया जा रहा है कि फॉर एग्जांपल व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्यूब, और डिफरेंशियल आप सेपरेट कर दीजिए, यानी कि न्यूमरेटर में आप डेरिवेटिव लेंगे तो आंसर 2x आएगा, डिनोमिनेटर के डेरिवेटिव का आंसर 3x स्क्वायर आएगा, और इसको सिंप्लीफाई करने के बाद 2 ओवर 3x बचता है। तो यूजुअली पावर रूल में जो हमने डेरिवेटिव्स याद किए हैं एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, वो विद रिस्पेक्ट टू x हैं, और अगर किसी और के विद रिस्पेक्ट पूछा जाए तो उसके अकॉर्डिंग आप इसका आंसर दे सकते हैं। इसके बाद फोर्थ पार्ट में लीनियर पर जब डेरिवेटिव अप्लाई करते हैं तो जो लीनियर में वेरिएबल का कोएफिशिएंट है वो आंसर में आता है। एक्स का डेरिवेटिव 1 होगा, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। इससे अगले पार्ट में स्टूडेंट्स जनरलाइजेशन ऑफ पावर रूल बताई जा रही है कि अगर फंक्शन इनर एफ ऑफ एक्स हो और ऊपर पावर n हो तो आप पावर रूल अप्लाई करने के बाद इनर फंक्शन का फर्दर डेरिवेटिव भी लेते हैं। और लास्ट में कहा जा रहा है कि x का डेरिवेटिव x के लिहाज से 1 होगा। ये बड़ी ऑब्वियस सा ऑपरेटर है, d ओवर dx जब हम x पे अप्लाई करते हैं तो आंसर 1 के इक्वल आएगा। इसको भी एंटी टेस्ट में इस्तेमाल किया जा सकता है एज अ ट्रिक। फॉर एग्जांपल आपसे ये पूछा जाता है कि व्हाट विल बी डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू साइन हाइपरबोलिक x, और किसका डेरिवेटिव लेना है, e रेज़ टू पावर x माइनस e रेज़ टू पावर माइनस x का। आप नोट कीजिए कि दोनों एक्सप्रेशन सेम बनाए जा सकते हैं। साइन हाइपरबोलिक x का फॉर्मूला इन टर्म ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या बनता है, यही है। इसमें 2 मिसिंग है, वो हम बना लेते हैं। इसको 2 पे डिवाइड करें और बाहर इसका बैलेंस कर दें। आप नोट कीजिए कि ये एक्सप्रेशन साइन हाइपरबोलिक बनेगा जो इसके बराबर है। अभी हमने पढ़ा कि d ओवर dx को x पे अप्लाई करें तो आंसर 1 आता है, उसके अकॉर्डिंग इसका आंसर 1 हो जाना चाहिए। वी विल जस्ट लेफ्ट विद दिस नंबर 2, तो इसका मतलब है इसका आंसर 2 के इक्वल हो जाएगा। प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है और इनको अगर हम याद रखेंगे तो इनको अप्लाई करके हम क्वेश्चंस को अपने लिए आसान बना सकते हैं। स्टूडेंट्स, इसके बाद हम बात करेंगे इस क्वेश्चन की। जैसे हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं, उन प्रॉपर्टीज को देखते हैं कि उनमें से कौन सी प्रॉपर्टीज यहाँ पे अप्लाई होती हैं और इस क्वेश्चन को वैल्यूएट करती हैं। 2 टर्म्स हैं और इस पे हमने d ओवर dx अप्लाई करना है। आप नोट कीजिए कि x के लिहाज से डिफरेंशिएट कर रहे हैं, इस एक्सप्रेशन में सारे ही कांस्टेंट हैं तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। जब इधर डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे तो पावर कांस्टेंट है, नीचे वेरिएबल है, इसका मतलब है पावर रूल यहाँ पे अप्लाई होगा और इसका आंसर आ जाएगा a x रेज़ टू पावर a माइनस 1। नेक्स्ट रूल की बात करते हैं। ये सारे रूल्स हम इस्तेमाल करते हैं गिवन फंक्शन को डिफरेंशिएट करने के लिए, और कहाँ कौन सा रूल हमने यूज करना है ये डिपेंड करेगा उस फंक्शन की नेचर क्या है। मसलन अगर आपके फंक्शन में टर्म्स एज अ प्रोडक्ट अपीयर हो रही होंगी तो उसमें आप प्रोडक्ट रूल का इस्तेमाल करेंगे, जो कि आपको आपकी स्क्रीन पे नजर भी आ रहा है। अगर f ऑफ x और g ऑफ x 2 फंक्शंस हो तो f ऑफ x एज इट इज g का डेरिवेटिव और फिर g एज इट इज और f का डेरिवेटिव हम लेते हैं। इसी तरह से क्वोशिएंट रूल का फॉर्मूला है कि जिस फंक्शन को हमने डिफरेंशिएट करना है अगर वो फंक्शन क्वोशिएंट की फॉर्म में हो तो फिर हम इस रूल का इस्तेमाल करते हैं, और अगर क्वोशिएंट रूल का न्यूमरेटर 1 बना दिया जाए तो ये रेसिप्रोकल रूल बन जाता है। और एक और क्वेश्चन देखें, बहुत इंपॉर्टेंट टाइप इसको इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि आपने नोट किया होगा कि आपकी बुक के भी अक्सर सवालों में वी हैव टू डील विद स्क्वायर रूट फंक्शन, ऐसे फंक्शन जिनमें स्क्वायर रूट के अंदर एक और फंक्शन आ रहा होता है। इसको डिफरेंशिएट करने के लिए हमारी जो फॉर्म बनती है आफ्टर डेरिवेटिव वो बनती है 1/2 स्क्वायर रूट f ऑफ x और f डैश x।
ये पैटर्न हम डायरेक्ट भी अप्लाई करके उसको वैल्यूएट कर सकते हैं। एक एग्जांपल देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। y इक्वल टू स्क्वायर रूट x, इसको डिफरेंशिएट करना है। इसका डेरिवेटिव सिंपल है, जैसे अभी मैंने टेक्निक बताई, 1/2 स्क्वायर रूट x आएगा। जरा गौर कीजिए कि इस फंक्शन की डोमेन क्या है। स्क्वायर रूट के अंदर हम नेगेटिव नहीं आने देंगे, इसका मतलब है कि दिस नंबर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये इसकी डोमेन को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन जब हमने इसका डेरिवेटिव ले लिया, अब इसकी डोमेन के सारे रियल नंबर इस पे डिफाइंड है? बिल्कुल भी नहीं। आप देखें कि इसमें एक ऐसा नंबर 0 पड़ा हुआ है जिस पे फंक्शन तो डिफाइंड था, लेकिन ये जो डेरिवेटिव है ये डिफाइंड नहीं है। मतलब ये कि 0 पे ये डिफरेंशिएबल नहीं है। 0 को निकालना पड़ेगा और हमारे आंसर में आएगा x ग्रेटर देन 0। इसको हम कहते हैं इंटरवल ऑफ डिफरेंशिएशन, यानी कि वो इंटरवल जिस पे फंक्शन डिफरेंशिएबल है। स्टूडेंट्स, जहां भी आपकी बुक में डेरिवेटिव के फॉर्मूलाज लिखे गए हैं उसके आगे इंटरवल ऑफ डिफरेंशिएशन भी दिया गया है। ये भी एंटी टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और उनको भी आप याद करेंगे। मसलन किसी भी गिवन फंक्शन का इंटरवल ऑफ डिफरेंशिएशन फाइंड करने के लिए उसकी डोमेन के वो सारे नंबर जिन पर डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है उनको हम लिखते हैं, तो वो उसका इंटरवल ऑफ डिफरेंशिएशन कहलाता है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, और यहां पे हम देखेंगे जो पैरामीट्रिक इक्वेशंस हैं उनको किस तरह से डिफरेंशिएट किया जा सकता है। पैरामीट्रिक इक्वेशंस को डिफरेंशिएट करने के लिए स्टूडेंट्स हम चेन रूल का इस्तेमाल करते हैं। चेन रूल में 2 से ज्यादा वेरिएबल्स आ जाएं तो इस रूल का यूज किया जाता है। चेन रूल का एक फॉर्मूला आपके सामने भी लिखा हुआ है, और एक और फॉर्मूला जो हम यूजुअली इस्तेमाल करते हैं वो ये है कि अगर 3 वेरिएबल्स आ जाएं x, y और t, और आपने फाइंड करना हो dy ओवर dx को, तो आप 2 डेरिवेटिव्स के प्रोडक्ट में इसको फाइंड करते हैं, dy ओवर dt टाइम्स dt ओवर dx। ये दोनों इंडिविजुअल डेरिवेटिव्स फाइंड करने के बाद जब इसकी वैल्यू आप पुट करेंगे तो आपके पास इस डेरिवेटिव का आंसर आएगा। दूसरा मेथड, इस एग्जांपल की मदद से मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कि यहां पर आपको 2 इक्वेशंस दी गई हैं जो पैरामीट्रिक इक्वेशंस को रिप्रेजेंट कर रही हैं। पैरामीटर t है, x इन टर्म ऑफ t है और y भी इन टर्म ऑफ t है, और डिमांड की जा रही है कि dy ओवर dx की वैल्यू फाइंड करें। dy ओवर dx फाइंड करने के लिए, क्योंकि हमें यहां स्टेप परफॉर्म नहीं करके दिखाने, वी आर कंसर्न्ड विद आवर आंसर्स, आप ये करेंगे कि ऊपर y है तो y का डिफरेंशियल डायरेक्ट ले लें, इसके डिफरेंशियल की वैल्यू आएगी 2at। dt लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि सॉल्व हो जाएगा। नीचे x है तो नीचे x का डिफरेंशियल ले लें, तो t के लिहाज से इसके डेरिवेटिव की वैल्यू आएगी 2a, तो डायरेक्ट इसके आंसर को भी हम एवेल्युएट कर सकते हैं और इसका आंसर t के इक्वल आएगा। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जाते हैं, डेरिवेटिव ऑफ अननोन फंक्शन। स्टूडेंट्स, अक्सर हमें ऐसे फंक्शंस के साथ डील करना पड़ता है जो अननोन होते हैं। मिसाल के तौर पर एक एग्जांपल की मदद से एक्सप्लेन करता हूं। अगर मैं आपसे कहूं कि x स्क्वायर रेज़ टू पावर 3 का डेरिवेटिव क्या होगा, तो आप लिखेंगे 3x स्क्वायर 3 - 1 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2x से। अगर मैं आपसे कहता हूं कि साइन x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, तो आप साइन के डेरिवेटिव का फॉर्मूला लगाएंगे cos x स्क्वायर और साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2x से। अगर मैं आपसे कहता हूं e रेज़ टू पावर x का डेरिवेटिव क्या होगा, तो इसको जब आप डिफरेंशिएट करेंगे तो आप e रेज़ टू पावर x स्क्वायर ऐसे लिखेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2x से। तो मेथड क्या है कि जिस फंक्शन पर हम डेरिवेटिव अप्लाई करते हैं सबसे पहले उसके डेरिवेटिव का फॉर्मूला, अगर tan है तो सीकेंड स्क्वायर लिख दें, पावर रूल लग रहा है तो पावर रूल लगा दें, cos है तो उसकी जगह माइनस साइन लिख दें। फॉर्मूला लगाने के बाद अगला स्टेप है उसके इनर पर, उसकी पावर पर, उसके एंगल पर डेरिवेटिव अप्लाई करना। अगर फंक्शन अननोन हो, हमारे सामने लिखा हो f ऑफ x स्क्वायर और इसको डिफरेंशिएट करना हो, तो यहां भी हम ये 2 ही स्टेप्स परफॉर्म करेंगे। पहले स्टेप में क्योंकि फंक्शन अननोन है, साइन होता तो cos लिख देते, हम फॉर्मूला ऐसे लगाएंगे कि इसके ऊपर प्राइम लिख देंगे, ये फॉर्मूले को रिप्रेजेंट कर रहा है, और फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2x से इनर फंक्शन से। तो डिसाइड हुआ कि अगर हमें अननोन फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है तो पहले उस पर प्राइम लगाएंगे और फिर उसका इनर फंक्शन जो है उसको हम फर्दर डिफरेंशिएट करेंगे। यही टेक्निक हम यूज करेंगे कंपोजिशन ऑफ फंक्शन में भी, यानी कि ऐसे फंक्शन जो कंपोजिट फंक्शन हैं उनमें भी हम इसी टेक्निक को यूज करते हुए डिफरेंशिएट कर सकते हैं, और यही हमारा अगला टॉपिक है। तो बाय डेफिनेशन देखते हैं, हमने पढ़ा था कि एफ ओ जी ऑफ एक्स कैन बी रिटन एज एफ ऑफ जी ऑफ एक्स एज अ फॉर्मूला। और फर्ज करें अब हमें इसका डेरिवेटिव लेना है। इसका डेरिवेटिव लेने के लिए यानी कि डी ओवर डी एक्स अगर हम इस पर अप्लाई करेंगे, तो अभी जैसे मैंने आपको बताया फंक्शन अननोन है, इसके ऊपर आप प्राइम लगा देंगे। दूसरा स्टेप, इसके इनर फंक्शन का आप डेरिवेटिव ले लेंगे, यानी इसको आप g डैश x से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस तरह से हम कंपोजिट फंक्शंस को डील कर सकते हैं।
इसके बाद हम देखेंगे इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन क्या होती है। इम्प्लिसिट फंक्शन में हमने कहा था कि ऐसा फंक्शन है, ये ऐसा रिलेशन है जिसमें आप y को इन टर्म ऑफ x नहीं फाइंड कर सकते। यहां पे भी ऐसा ही रिलेशन गिवन होगा जिस तरह से एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब इक्वल टू 1, और इसको डिफरेंशिएट करने के लिए कहा जाएगा हम दोनों तरफ डेरिवेटिव्स अप्लाई करके इसको सिंप्लीफाई करेंगे और फिर अपना आंसर एवेल्युएट करेंगे। इधर जब आप डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे तो प्रोडक्ट रूल यूज होगा, यहां पर डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे तो 3y स्क्वायर dy ओवर dx आएगा। पूरी इक्वेशन में से dy ओवर dx टर्म्स को हम बाहर कॉमन निकालेंगे और उसकी वैल्यू निकाल लेंगे। नेक्स्ट इसी को हम इस्तेमाल करेंगे कंपोजिशन ऑफ फंक्शन को। स्टूडेंट्स आपको पता है कंपोजिशन ऑफ फंक्शन में हमें दो फंक्शंस गिवन होते हैं। फर्ज कर लीजिए एक फंक्शन इवन है, दूसरा फंक्शन ऑड है, तो बताइए कि जब इसकी कंपोजिशन का हम डेरिवेटिव लेंगे तो इसका आंसर इवन आएगा या ऑड आएगा। अब फर्ज करें ये क्वेश्चन आपके सामने आता है, इसको अप्रोच कैसे करना चाहिए। हमने जब क्वेश्चन पिक किया उसके बाद किन टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हुए हमने इसका सोल्यूशन को निकाला है, ये चीज बहुत मैटर करती है। अब अगर फंक्शन f ऑड है, इसके अकॉर्डिंग अगर f इवन है तो हम कोई इवन फंक्शन एज्यूम कर सकते हैं। अगर g ऑड है तो कोई आप सिंपल सा ऑड फंक्शन एज्यूम कर सकते हैं। ये सारे फॉर्मूला जो डिमांड करें आप अप्लाई करें, उसको सिंप्लीफाई करें और फिर आप आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। हम नेक्स्ट एग्जांपल की मदद से इस चीज को क्लैरिफाई करते हैं। अब आपको आपके सामने फंक्शन नजर आ रहा है f ऑफ x एक्स स्क्वायर, ये इवन फंक्शन है। g ऑफ x इक्वल टू 2x प्लस 1, ये ऑड फंक्शन है, और हम इनकी कंपोजिशन फाइंड करते हैं और इसका डेरिवेटिव लेते हैं। तो जब आप इसका डेरिवेटिव लेंगे तो फॉर्मूला क्या इस्तेमाल होगा, ये देखिए स्टूडेंट्स, g ऑफ f बाय डेफिनेशन ये बराबर होगा g ऑफ f ऑफ x के। जब इस पर आप डेरिवेटिव लेंगे पहले आप इसको फाइंड आउट करें, f ऑफ x की वैल्यू पुट कर दीजिए। f ऑफ x की जो वैल्यू है वो x स्क्वायर के बराबर है, तो ये g ऑफ x स्क्वायर आ जाएगा। फर्दर आप ये कीजिए कि आप g पर x स्क्वायर पुट कर दें, ये g फंक्शन है, यहाँ x स्क्वायर पुट करेंगे तो आपका आंसर आएगा 2x स्क्वायर प्लस 1। इस कंपोजिशन ऑफ फंक्शन के आंसर को अब हमने डिफरेंशिएट करना है। इसका जब आप डेरिवेटिव लेंगे मतलब g ऑफ f डैश इक्वल टू 4x आ जाएगा। तो ये इसका आंसर है और इसकी कौन सी ऑप्शन पे पड़ा हुआ है, बी ऑप्शन में। फर्दर ये भी देखेंगे जैसे अभी मैं बात कर रहा था कि अगर एक फंक्शन इवन हो और दूसरा ऑड हो, उसकी कंपोजिशन फाइंड करके उसका जब आप डेरिवेटिव ले रहे हैं तो इस सूरत में यहाँ पर आंसर क्या आया 4x, जो कि ऑड फंक्शन है। तो ये डिफरेंट नेचर के फंक्शंस हो सकते हैं और कंपोजिशन किस ऑर्डर में हमने अप्लाई किया ये चीज भी मैटर करेगी। उसके अकॉर्डिंग आप अपना आंसर बता सकते हैं कि इवन होगा या ऑड होगा। तो इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन की एक एग्जांपल देखते हैं एज अ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। देखिए एक्स वाई प्लस 2 इक्वल टू 0, और इस पर हम जब डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे तो हमें फाइंड करना है कि डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या होगी। जब आप डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे तो पहली टर्म पे जब डेरिवेटिव अप्लाई होगा तो प्रोडक्ट रूल को इस्तेमाल करते हुए बनेगा एक्स डी वाई ओवर डी एक्स प्लस वाई, और x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, प्लस इस कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 है और राइट साइड पे भी 0 है। जब आपने इसकी वैल्यू निकालनी है तो इस टर्म को आप उधर ले जाएं, x डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू आएगी माइनस वाई, एंड दिस विल इंप्लाइज दैट द वैल्यू ऑफ डी वाई ओवर डी एक्स इज माइनस वाई ओवर एक्स, जो कि इसकी ऑप्शन नंबर ए में मौजूद है। तो स्टूडेंट्स अब हम फर्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं और इस डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। तो चलें स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पर। डेरिवेटिव की एप्लीकेशन आप अपनी बुक के डिफरेंट एक्सरसाइज में पढ़ते रहेंगे। डेरिवेटिव को अप्लाई करते हुए आप फंक्शन के इंक्रीज या डिक्रीज को फाइंड कर सकते हैं। डेरिवेटिव की एप्लीकेशन का इस्तेमाल करते हुए आप रिलेटिव मैक्सिमा मिनिमा फाइंड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हम बात करेंगे कि अगर हमें डिस्टेंस टाइम फंक्शन गिवन हो, हमें वेलोसिटी टाइम फंक्शन गिवन हो, हमें रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया फाइंड करना हो, तो इन तमाम सवालों को सॉल्व करने के लिए डेरिवेटिव का इस्तेमाल हम किस तरह से कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट फंक्शन। अगर आपको डिस्प्लेसमेंट फंक्शन गिवन हो इन टर्म्स ऑफ टाइम t, तो डिस्प्लेसमेंट फंक्शन का जो फर्स्ट डेरिवेटिव होगा वो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम को रिप्रेजेंट करेगा और ये वेलोसिटी के इक्वल होता है। इसी तरह से जो सेकंड डेरिवेटिव होगा डिस्प्लेसमेंट का वो एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करेगा। इस क्वेश्चन में देखिए हमें डिस्प्लेसमेंट फंक्शन गिवन था और डिमांड ये की जा रही थी कि किस टाइम पर एक्सेलरेशन 0 होगा। हमें बताया गया कि एक्सेलरेशन 0 है, हमें वो टाइम बताना है जिस पे एक्सेलरेशन 0 हो जाता है। अब हमें डिस्टेंस फंक्शन गिवन है, हमें a इक्वल टू 0 को सॉल्व करना है,
मतलब ये कि इस इक्वेशन का इस्तेमाल करते हुए, डेरिवेटिव्स को अप्लाई करते हुए हमें ऐसी इक्वेशन बनानी है जिसमें हमारे पास एक्सप्रेशन आ जाए, उसको हम जीरो पुट करें और टी निकाल दें। अब ये जो एप्लीकेशन मैंने आपको बताई है उसको अकॉर्डिंगली आप इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे, फिर सेकंड डेरिवेटिव लेंगे और इन टर्म ऑफ टी जो एक्सप्रेशन आएगा उसको जीरो पुट कर देंगे, जैसे कि यहाँ किया हुआ है। जब इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लिया वो वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगा, डेफिनेटली वो भी इन टर्म ऑफ टी होगा, और डेरिवेटिव की वैल्यू फाइंड करने के बाद 3t² माइनस 12t आ जाएगी और at का डेरिवेटिव a। अब क्योंकि हमें एक्सप्रेशन चाहिए, अगर उसने एक्सप्रेशन डिमांड ना किया होता तो फिर हम वेलोसिटी के ही अकॉर्डिंग सॉल्व करते जो उसकी डिमांड होती, लेकिन अब हमें एक्सप्रेशन फाइंड करने के लिए इसको फर्दर डिफरेंशिएट करना है। v का डेरिवेटिव जो कि s का डबल डेरिवेटिव होगा वो अप्लाई करने के बाद आंसर आता है 6t माइनस 12। अब उसकी डिमांड के अकॉर्डिंग इस एक्सप्रेशन को हम जीरो पुट करते हैं, मतलब 6t माइनस 12 को जीरो पुट करेंगे और t की वैल्यू 2 के इक्वल आ जाएगी। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स कि अगर अब हमें हमारे सवाल में डिस्टेंस फंक्शन गिवन हो या वेलोसिटी फंक्शन गिवन हो तो डेरिवेटिव का इस्तेमाल करते हुए हम वेलोसिटी या एक्सप्रेशन कोरस्पॉन्डिंगली फाइंड कर सकते हैं। अगली एप्लीकेशन की तरफ जाते हैं, रेट ऑफ चेंज। फर्ज करें कि आपको एरिया किसी सर्कल का फाइंड करना है। एरिया फाइंड करने के लिए आप रेडियस पे डिपेंडेंट है। एरिया का फॉर्मूला फर्ज करें कि जब आप फाइंड किया पाई आर स्क्वायर, आपसे कहा जाता है कि आप रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू रेडियस फाइंड करें। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू रेडियस की नोटेशन क्या होगी? डी ए ओवर डी आर। दिस इज व्हाट यू हैव टू फाइंड। और आपने देखा कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू रेडियस फाइंड करने के लिए आपको डेरिवेटिव यूज करना है। अब अगर एरिया का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर है फॉर सर्कल, तो इसका जो रेट ऑफ चेंज होगा डी ओवर डी आर वो बराबर हो जाएगा 2 पाई आर के। और अगर आपको रेडियस की वैल्यू गिवन है कि जब रेडियस 3 था तो तब इसका रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया क्या आया, तो आप आर की जगह 3 पुट कर देंगे। फॉर एग्जांपल एक टैंक से हम पानी गिरा रहे हैं और वो सर्कुलर फॉर्म में एक्सपेंड कर रहा है, तो वहां रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सपेंडिंग एरिया फाइंड करना हो आफ्टर सम टाइम या किसी रेडियस के बाद, तो हम उसको डेरिवेटिव लेंगे, उसमें वो वैल्यू पुट करेंगे और उसका आंसर निकाल लेंगे। इसी तरह से सरफेस एरिया या वॉल्यूम आपको इन टर्म ऑफ सम रेडियस गिवन हो तो उसका डेरिवेटिव लेके भी आप रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम या रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया फाइंड कर सकते हैं। इसके बाद समटाइम्स हमें डिस्टेंस टाइम ग्राफ या वेलोसिटी टाइम ग्राफ्स गिवन होते हैं और इनको देखते हुए, इनके ग्राफिकल बिहेवियर को देखते हुए हमने जज करना होता है कि कहाँ इसका एक्सप्रेशन जीरो होगा, कहाँ इसका एक्सप्रेशन नेगेटिव हो सकता है, वेलोसिटी इंक्रीज कहाँ कर रही है और डिक्रीज कहाँ कर रही है। इन तमाम सवालों का जवाब देने के लिए हम इसके ग्राफ को एनालाइज करते हैं। देखिए ये जो पहला ग्राफ है इसमें डिस्टेंस टाइम आपको फंक्शन दिया हुआ है, यानी कि डिस्टेंस फंक्शन जो डिपेंड कर रहा है टी पर। अब अगर आपसे पूछा जाए कि इस ग्राफ को देख के ये बताइए कि कहां पर इसकी वेलोसिटी जीरो है। स्टूडेंट्स, वेलोसिटी डिस्टेंस का पहला डेरिवेटिव है। डेरिवेटिव लेने के बाद आपके पास स्लोप आती है और आपको पता है कि हॉरिजॉन्टल लाइन की स्लोप जीरो होती है। क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल लाइन है इसकी स्लोप जीरो होगी, यानी कि डेरिवेटिव जीरो होगा और डेरिवेटिव का मतलब वेलोसिटी जीरो होगी। तो वेलोसिटी का जीरो होना कहां से कहां तक अकर कर रहा है? 1 से लेकर 5 तक, यानी कि जो टाइम था जब वो 1 से 5 तक मूव कर रहा है वहां तक इसकी वेलोसिटी जीरो के इक्वल है। मोर ओवर आप नोट कीजिए कि 5 से लेकर 6 तक ये डाउनवर्ड मूव कर रहा है, यानी कि इसकी स्लोप नेगेटिव होगी, रेट ऑफ चेंज नेगेटिव होगा। ग्राफ को देखकर आपको पता चल गया कि 5 से 6 तक v की वैल्यू क्या है? लेस देन 0। इसी तरह से 0 से लेकर 1 तक ये क्योंकि इंक्रीज कर रहा है तो इसकी जो वेलोसिटी की वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0 होगी। इसी तरह से यहां पर मैंने वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाया। व्हाट इज डिफरेंस? ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ था, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। सो इट मैटर्स कि आपको गिवन क्या है। अगर आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिवन है तो फिर आप क्या करते हैं, दोबारा देखिए। अब वेलोसिटी का जो फर्स्ट डेरिवेटिव है वो एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट करेगा, तो वेलोसिटी का जो फर्स्ट डेरिवेटिव है वो स्लोप को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। हॉरिजॉन्टल लाइन की स्लोप जीरो होती है, इसका मतलब है कि एक्सप्रेशन जीरो होगा इस इंटरवल 1 से लेकर 5 तक। यहां पर इसी के लिए हमने बात की थी कि वेलोसिटी जीरो थी, लेकिन क्योंकि यहां पर हमने चेंज करके इसको वेलोसिटी टाइम ग्राफ बना दिया है तो इस इंटरवल के लिए अब यहां पे एक्सप्रेशन जीरो हो गया। इसी तरह 5 से 6 तक जाते हुए क्योंकि इसका डेरिवेटिव नेगेटिव होगा तो हम कहेंगे इसका एक्सप्रेशन नेगेटिव होगा और 0 से 1 तक इसका एक्सप्रेशन पॉजिटिव के इक्वल होगा। तो अब हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। जी स्टूडेंट्स, यहां कुछ पॉइंट्स पे बात करते हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव जो कि ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ डेरिवेटिव के अकॉर्डिंग स्लोप ऑफ द टेंजेंट को रिप्रेजेंट करता है, इसको कहां कहां अप्लाई किया जा सकता है
और इसके इस्तेमाल से हम लाइन की इक्वेशन या नॉर्मल लाइन की इक्वेशन कैसे फाइंड कर सकते हैं उस पर हम बात करते हैं। क्योंकि फर्स्ट डेरिवेटिव स्लोप को रिप्रेजेंट करता है और अगर डेरिवेटिव की वैल्यू 0 हो तो इसका मतलब है जो टेंजेंट लाइन है वो हॉरिजॉन्टल होगी, क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन की स्टीपनेस 0 होती है और उसकी स्लोप 0 होती है। इसी तरह से अगर डेरिवेटिव की वैल्यू इन्फिनिटी आ जाए इसका मतलब है इसकी स्लोप अनडिफाइंड होगी, और वर्टिकल लाइन की स्लोप अनडिफाइंड होती है, इसका मतलब है वो स्लोप ऑफ द वर्टिकल टेंजेंट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। अगर हमें टेंजेंट लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी हो तो हमें दो चीजें रिक्वायर्ड हैं, एक पॉइंट और स्लोप। क्योंकि हम डेरिवेटिव की एप्लीकेशन पढ़े हैं तो वो स्लोप फाइंड करने के लिए हम गिवन फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे। आपसे जब सवाल पूछा जाएगा कि टेंजेंट लाइन फाइंड करनी है, वो आपको पॉइंट बताएगा और फंक्शन बताएगा। पॉइंट आप यहां पुट कर देंगे और स्लोप की वैल्यू निकालने के लिए आप फर्स्ट डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे, उसमें पॉइंट पुट करके, जैसे कि यहां बताया गया है, फर्स्ट डेरिवेटिव में आप पॉइंट पुट करके स्लोप निकाल सकते हैं। इसी तरह से स्टूडेंट्स इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे आप नॉर्मल लाइन की इक्वेशन फाइंड करने के लिए। फर्दर आगे मूव करते हैं। एक क्वेश्चन देखिए, टेंजेंट टू द ग्राफ ऑफ दिस इम्प्लिसिट रिलेशन इज पैरेलल टू y एक्सिस इफ, यानी कि किस कंडीशन पर इसका जो ग्राफ होगा उसकी टेंजेंट लाइन पैरेलल टू y एक्सिस होगी। अब हम क्या करेंगे कि सबसे पहले इसका डेरिवेटिव लेकर इसकी स्लोप निकालते हैं। अच्छा, इसका डेरिवेटिव लेने के लिए मैंने यहाँ एक डिफरेंट टेक्निक अप्लाई की है। वो टेक्निक क्या है कि dy ओवर dx फाइंड करने के लिए माइनस fx ओवर fy का फॉर्मूला यूज किया जा सकता है। यहाँ जो सबस्क्रिप्ट में x और y लिखा हुआ है स्टूडेंट, ये पार्शियल डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट करता है। पार्शियल डेरिवेटिव आपके लिए एक नया टॉपिक है बट इट इज इजी टू अप्लाई, तो मैं आपको बताता हूँ इसको अप्लाई कैसे कर रहे हैं। सबसे पहले जो कांस्टेंट है उसको आप लेफ्ट साइड पे ले आए ताकि आपके पास x और y का एक फंक्शन आ जाए। अब आपने ये फॉर्मूला कैसे अप्लाई करना है कि जब आप x के लिहाज से पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे तो y और y के अलावा बाकी सारी चीजें एज अ कांस्टेंट कंसीडर की जाएंगी। यानी कि x के लिहाज से डेरिवेटिव ले रहे हैं तो सिर्फ x वेरिएबल होगा और बाकी सारे कांस्टेंट होंगे। अब इसको गौर से देखें कि आप जब x के लिहाज से डेरिवेटिव ले रहे हैं तो y को कांस्टेंट कंसीडर कर रहे हैं, 2 भी कांस्टेंट, y स्क्वायर भी कांस्टेंट, ये y भी कांस्टेंट। तो डेरिवेटिव लेने के बाद ये कांस्टेंट तो विदाउट वेरिएबल पड़े में ये 0 हो जाएंगे और जब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो सिर्फ y बच जाएगा। ये माइनस इस फॉर्मूले का इस्तेमाल किया गया। नीचे है fy का मतलब है पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y ले रहे हैं। अब की बार हम x को कांस्टेंट कंसीडर करेंगे। जरा गौर कीजिए कि अगर x कांस्टेंट है तो y का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, कांस्टेंट साथ वैसे ही बच जाएगा। अगर x कांस्टेंट है तो y का डेरिवेटिव y स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y के इक्वल हो जाएगा, यहाँ पे हम 2y लिख देंगे और इसका डेरिवेटिव भी 0 हो जाएगा। तो dy ओवर dx की वैल्यू हमने ये निकाली। मैं फिर बता दूं कि हमने एक और टेक्निक अप्लाई की है। आप वो डायरेक्ट टेक्निक भी अप्लाई कर सकते थे कि दोनों तरफ डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू x और वहां से dy ओवर dx की वैल्यू निकालें, वो वैल्यू भी यही आएगी। अब ये वैल्यू निकालने के बाद जब हमने जनरलाइज स्लोप निकाल ली, अब उसकी डिमांड क्या थी? उसने कहा था टेंजेंट लाइन पैरेलल टू y एक्सिस होनी चाहिए। पैरेलल टू y एक्सिस स्लोप इन्फिनिटी होती है, यानी डिनोमिनेटर 0 होना चाहिए। तो इसका जो डिनोमिनेटर है उसको हम 0 पुट कर देंगे, तो ये इसका रिक्वायर्ड रिलेशन होगा जो कि इसकी सी ऑप्शन में पड़ा हुआ है। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। स्टूडेंट्स, यहां पर हम ट्रेजेक्ट्री की बात करेंगे कि अगर कोई पॉइंट मूव करता है तो उसके पॉइंट्स में x, y और z इन टर्म ऑफ t डिफाइन होते हैं और उनका जो ट्रेजेक्ट्री है उसकी नेचर क्या है, उसका बिहेवियर क्या है, और डेरिवेटिव्स को इस्तेमाल करते हुए इस ट्रेजेक्ट्री का वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बारे में भी हम बता सकते हैं। तो उसके फॉर्मूलाज हम डिस्कस करते हैं। अगर फर्ज करें कि आपको एक पार्टिकल जो मूव कर रहा है उसका जो पाथ ऑफ मूविंग है जिसको हम ट्रेजेक्ट्री कहते हैं वो गिवन है, डिफाइंड बाय दीज 3 इक्वेशन। पॉइंट x f ऑफ t के इक्वल है, पॉइंट y जो है वो g ऑफ t है और पॉइंट z जो है वो इस फंक्शन h ऑफ t से जनरेट हो रहा है। अब आपसे कहा गया कि आप इसके वेलोसिटी के कंपोनेंट फाइंड करें और एक्सेलरेशन के। तो मेथड ये होगा कि आप तीनों का डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू t और आप पहला पॉइंट जो बनाएंगे वो वेलोसिटी कंपोनेंट्स को रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ द डिस्टेंस रिप्रेजेंट्स वेलोसिटी। और जब आप इसके तमाम कंपोनेंट्स का एक दफा फिर डेरिवेटिव ले लेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो ये एक्सेलरेशन कंपोनेंट्स को रिप्रेजेंट करेगा। फॉर एग्जांपल देखें, एक ट्रेजेक्ट्री दी गई है जिसमें x, y, z 3 वेरिएबल इन टर्म ऑफ t डिफाइन किए गए हैं। अब इस ट्रेजेक्ट्री में अगर पूछा जाए कि एट व्हाट पॉइंट पार्टिकल इज एट रेस्ट, तो जब पार्टिकल रेस्ट पर होगा तो उसकी वेलोसिटी 0 होगी। इसका मतलब है कि ट्रेजेक्ट्री के पॉइंट्स का इस्तेमाल करते हुए हमें फाइंड करना है वेलोसिटी को। वेलोसिटी को फाइंड करने के लिए अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला आप इस पर डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे। तो जब आप डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे, तीनों का डेरिवेटिव लेंगे, क्योंकि पार्टिकल रेस्ट पर है आपने डेरिवेटिव को 0 पुट करके t की वैल्यू निकाली है।
t की वैल्यू हर इक्वेशन से सेम आएगी, तो हम पहली इक्वेशन को ही डिफरेंशिएट करेंगे, dx/dt की वैल्यू लेते हैं, वो वैल्यू आएगी 4t - 4, उसको हमने 0 पुट किया और यहाँ से t की वैल्यू 1 आ गई। अगर आप सेकंड इक्वेशन को डिफरेंशिएट करते तो यहाँ से भी t की वैल्यू 1 आती और यहाँ से t की वैल्यू नहीं निकलेगी, इसलिए हम इसको डिफरेंशिएट नहीं करेंगे। बहरहाल जब इसकी स्पीड 0 थी तो हमने स्पीड को 0 पुट कर दिया और t की वैल्यू निकाल ली। अब हमें वो पॉइंट फाइंड करना था, तो इस पॉइंट में t की जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो x, y और z की वैल्यूज हमारे पास आ जाएंगी और वो वैल्यूज आपके सामने लिखी हुई हैं -2, 0 और 4। अब हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। जी स्टूडेंट्स, यहां पर हम दो टाइप्स के फंक्शंस पे डेरिवेटिव कैसे अप्लाई करना है ये सीखेंगे। सबसे पहले एब्सोल्यूट फंक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन, और एब्सोल्यूट फंक्शन हमेशा स्टूडेंट्स को टफ टाइम देता है, एज वेल एज लिमिट्स आर कंसर्न, डेरिवेटिव्स आर कंसर्न, या आप इंटीग्रेशन का टॉपिक पढ़े हो। तो फिलहाल हम देखने लगे हैं कि डेरिवेटिव में हम एब्सोल्यूट फंक्शन को कैसे डील करते हैं। बाय डेफिनेशन एब्सोल्यूट फंक्शन पीसवाइज फंक्शन है जिसके डिफरेंट फॉर्मूलाज में एक प्लस एक्स है व्हेनेवर एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और माइनस एक्स है जब एक्स लेस देन 0 है। ये कंटिन्यूअस फंक्शन है और अब हम ये देखने लगे हैं कि इसको डिफरेंशिएट कैसे करना है। एंट्री टेस्ट में वी आर नॉट डिपेंडेंट ऑन द स्टेप्स, हम सिर्फ कंसर्न होते हैं इसके आंसर के साथ। इसकी अप्रोच क्या होगी, आप दोनों को डिफरेंशिएट कर दें, इसका डेरिवेटिव 1 आता है, इसका डेरिवेटिव -1 आता है। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव बराबर नहीं आ रहा, इसका मतलब है इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता, बिल्कुल लिमिट की तरह, क्योंकि डेरिवेटिव भी लिमिट है, तो हम कहेंगे कि इसका डेरिवेटिव 0 पर एग्जिस्ट नहीं करता। लेकिन 0 के अलावा अगर फर्ज करें आपने 3 पे डेरिवेटिव फाइंड करना था, तो 3 पे इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है और किसके बराबर आ रहा है, 1 के। अगर आपसे कहा जाए -10 पे इसका डेरिवेटिव क्या होगा, तो -10 पे इसका डेरिवेटिव क्या आ रहा है, -1। लेकिन 0 जिसके लेफ्ट और राइट पे अपनी वैल्यूज को चेंज कर रहा था, वहां इसका डेरिवेटिव इसलिए एग्जिस्ट नहीं करता क्योंकि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू -1 और राइट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू 1 आ रही है। अब यहां पर एक और टेक्निक मैं आपको बताता हूं स्टूडेंट्स, कि अगर आपको ये चेक करना हो कि एब्सोल्यूट फंक्शन किस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं है, तो ये उस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं होता जिसको पुट करके मॉड के अंदर 0 बन जाता है। मसलन यहां ये किस पे डिफरेंशिएबल नहीं है, x = 0 पर। एक और एग्जांपल की मदद से देखते हैं, d/dx अप्लाई करते हैं x² - 4 मॉड पर, तो इसको पीस वाइज फंक्शन में कन्वर्ट करके सॉल्व करना मुश्किल हो जाएगा। हम डायरेक्ट इस टेक्निक का यूज करते हैं। वो कौन से दो नंबर्स हैं जिनको पुट करके मॉड के अंदर 0 आ रहा है, +2 और -2। इसका मतलब है इन दो नंबर्स पर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। इसकी ग्राफिकल अप्रोच देखिए, y = x², ग्राफ है पैराबोला दैट ओपन्स अपवर्ड। जब इसमें 4 माइनस करेंगे तो वर्टिकल शिफ्ट के अकॉर्डिंग ये 4 यूनिट्स नीचे आ जाएगा, जो कि मैं यहां शो कर रहा हूं, ये 4 यूनिट्स नीचे आ गया। और जब हम इस पे मॉड अप्लाई करेंगे तो मॉड का काम होता है नेगेटिव को पॉजिटिव कर देना, तो वो हिस्सा जो एक्स एक्सिस के नीचे आ रहा है वो ऊपर की तरफ फ्लिप हो जाएगा क्योंकि हमने मॉड अप्लाई कर दिया। अब ये वो दो पॉइंट्स हैं -2 और +2, जहां पर आप देख रहे हैं कि शार्प कॉर्नर्स बन रहे हैं। जिन पॉइंट्स पर वर्टिसेस बनते हैं उन पॉइंट पे फंक्शंस डिफरेंशिएबल नहीं होते। तो हमने डायरेक्ट अप्रोच से भी इसको फाइंड किया और ग्राफिकली भी देखा कि -2 और 2 पर ये डिफरेंशिएबल नहीं है, यानी इसकी स्लोप ऑफ द टेंजेंट एग्जिस्ट नहीं कर रही। आखिरी टॉपिक की तरफ चलते हैं, वेक्टर फंक्शन। जी स्टूडेंट्स, वेक्टर्स का टॉपिक तो हमने पढ़ा, लेकिन वो कांस्टेंट वेक्टर फंक्शंस थे। जो वेरिएबल वेक्टर फंक्शंस हैं उनको भी हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं और उनको डिफरेंशिएट करने का वही मेथड होगा। वेक्टर फंक्शन को डिफाइन ऐसे किया जाता है कि f(t) क्योंकि वेक्टर है तो इसको हम वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे और इसके कंपोनेंट्स जो हैं वो वेरिएबल फॉर्म में या फंक्शन ऑफ t में होते हैं। फॉर एग्जांपल sin t, इसके साथ i आ जाएगा, i इसकी डायरेक्शन जो कि x एक्सिस के लॉन्ग है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, और इसी तरह से t² j कंपोनेंट, और थर्ड डिमेंशन भी हो सकती है। इसके बाद अगर कहा जाए इसको डिफरेंशिएट करना है तो बिल्कुल वही मेथड जो डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन रियल फंक्शन के लिए था, यहां पर हम वेक्टर फंक्शन के लिए जिसके कंपोनेंट्स रियल हैं उसके लिए यूज कर रहे हैं। तो जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो sin t का डेरिवेटिव cos t होगा। ये कंपोनेंट ये शो कर रहा है i का जो कॉफिशिएंट है कि इस x एक्सिस के डायरेक्शन के लॉन्ग जो रेट ऑफ चेंज है वो ये होगा। i को हम डेरिवेटिव में शामिल नहीं करते। इसी तरह से t² का डेरिवेटिव 2t होगा
और इसके साथ जे आ जाएगा। फर्दर इस वेक्टर फंक्शन का जो रेट ऑफ चेंज अगर किसी पॉइंट पे फाइंड करना हो तो वो पॉइंट भी पुट कर सकते हैं। मसलन अगर 0 पे फाइंड करना हो तो जब आप पॉइंट पुट करेंगे तो cos 0 1 होता है, इसका मतलब है i, और यहाँ पे 0 हो जाएगा प्लस 0j, तो इसका आंसर जो है वो i के इक्वल हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि वेक्टर फंक्शन भी वैसे ही गिवन होगा जैसे नॉर्मल फंक्शंस गिवन होते हैं। यहाँ i, j और k के कंपोनेंट्स साथ यूज हो रहे होंगे। आपने क्या करना है कि i, j और k के जो कोफिशिएंट्स हैं वो 3 डिफरेंट फंक्शंस होंगे, उनको डिफरेंशिएट करेंगे। अगर वो डिमांड कर रहा है कोई पॉइंट पुट करने की तो वो पॉइंट पुट करके उसको सिंप्लीफाई करेंगे और हम अपना आंसर फाइंड कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में 2.1 से 2.4 तक टॉपिक्स कवर करते हुए ये सारी चीज़ें हमने डिटेल में पढ़ी। इनको आप अच्छी तरह प्रैक्टिस कीजिए ताकि आगे आने वाले टेस्ट में आप इनकी अप्रोच को प्रॉपर्ली यूज़ कर सकें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।